नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। एलटी ग्रेड जो कि 6 दिसंबर को प्रस्तावित है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड की परीक्षा, तो उसी के लिए हम लोग नियमित जो है वीडियो श्रृंखला चला रहे हैं। और इसी क्रम में हमने जो है आदिकाल और भक्तिकाल की 2 वीडियो इससे पहले अपलोड की हैं, जिनमें संपूर्ण आदिकाल और संपूर्ण भक्तिकाल हमने कवर किया है। आज जो हमारी वीडियो है वह रीतिकाल पे केंद्रित है। इस पर संपूर्ण रीतिकाल केंद्रित होगा, कवर होगा, और इससे बाहर प्रयास यही रहेगा कि इससे बाहर प्रश्न ना आए। इसी तरह जो भी इससे पहले की भी वीडियो हैं उन्हें आप देखिएगा। आदिकाल प्रयास, उसमें भी आदिकाल और भक्तिकाल, उनमें भी यही प्रयास है कि आदिकाल और भक्तिकाल का प्रश्न उन दोनों वीडियो से बाहर न जाए। और जो आज की वीडियो है रीतिकाल, तो इसमें भी यही प्रयास किया गया है कि रीतिकाल का कोई भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर न जाए। तो आज के लिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला को। तो आज का पहला प्रश्न है, और देखिएगा आप लोगों से ये मेरा अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी प्रश्न स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैंने अपने अनुभव से एक एक प्रश्न को अलग छांटा है, जिससे सभी प्रश्न इसमें काम किए हैं और कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इस लोक सेवा आयोग में या विभिन्न आयोगों में आए हुए हैं, और या फिर आने की प्रबल संभावना है। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा और इसकी मत कीजिएगा, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें जो आपके साथी हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि रीति को द्वार किसने कहा। आप सबसे पहले चीज तो ये है कि रीतिकाल नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब ये आता है कि रीति को द्वार किसने कहा, तो रीति को द्वार कहा है देव ने। रीति को द्वार किसने कहा है, रीति को द्वार कहा है देव ने। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीति को द्वार किसने कहा, तो देव ने कहा। रीतिकाल का आदर्श समय, तो आदर्श समय की अगर हम बात करेंगे तो रीतिकाल का आदर्श समय होता है 1650 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक। ये रीतिकाल का आइडियल समय है, आदर्श समय है। तीसरा प्रश्न है आज का कि दरबार की संस्कृत से हताश एवं निराश कवियों ने निराशा दूर करने के लिए रीतिकाव्य लिखा। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है रीतिकाल के संदर्भ में, कि दरबार की जो कल्चर थी, दरबारी कल्चर थी, संस्कृति थी, तो उसमें जो निराशा थी, कुंठा थी, उसको दूर करने के लिए कवियों ने रीतिकालीन काव्य लिखा। ही नगेंद्र का कथन है रीतिकाल के संदर्भ में। उसके बाद रीतिकाल के कुछ विभिन्न नाम पूछे जाते हैं बहुत सारी परीक्षाओं में, तो कुछ नाम जो महत्वपूर्ण है हम बता देते हैं कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, तो कलाकाल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने, और अंधकार काल कहा त्रिलोचन शास्त्री ने। इससे पहले हमने बता दिया कि उत्तर मध्यकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और रीतिकाल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब आज का पांचवा प्रश्न है कि रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से प्रारंभ हुई, इसलिए रीतिकाल के प्रवर्तक इन्हीं को मानना चाहिए। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रथम कवि माना। मतलब इन्हीं से अखंड रीति परंपरा जो है चली, इसलिए इन्हीं को माना। चूंकि केशव और नगेंद्र ने केशव को माना, शुक्ल जी ने केशव को इसलिए नहीं माना क्योंकि केशव के बाद काफी ऐसे गैप हुआ जिसपे रीति परंपरा बिल्कुल कट गई थी, और अखंड परंपरा की दृष्टि से इन्होंने देखा कि जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं इनके बाद लगातार रीति ग्रंथ लिखे गए, जबकि केशव के बाद एक बीच के गैप था कि केशव और चिंतामणि के बीच में। इसलिए पंडित रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम कवि माना, जबकि सामान्य रूप से केशवदास को माना जाता है, डॉक्टर ने केशवदास को माना। अब इसके बाद प्रश्न आता है छठा
कि रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर कहा। अब देखिए छठा प्रश्न है कि रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर किसने कहा। इनकी कविता क्या सौदागर मतलब बिकाऊ थी, ऐसा कहा। किसने कहा? तो रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर कहा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ये बच्चन सिंह ने कहा। रीतिकालीन कवियों पर आरोप लगाया कि ये कविता के सौदागर थे, कविता की खरीद फरोख्त करते थे, फिर कविता बेचते थे, इनमें भाव नहीं था। तो ये बच्चन सिंह ने कहा। और देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा। देव ने कहा कि जो अच्छा कवि है वो कविता का सौदागर होता है, कविता को बेचने वाला होता है। ये कथन ये देव ने भी सुकवि को, अच्छे कवि को कविता का सौदागर कहा था। लेकिन समूचे रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर बच्चन सिंह ने कहा। उसके बाद प्रश्न है 7वां, काव्य कुल कल्पतरु। काव्य कुल कल्पतरु ये किसकी रचना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचना है। और यह सर्वांग निरूपक है, मतलब सब कुछ इसमें रस छंद अलंकार सब कुछ का निरूपण हुआ है। सर्वांग निरूपक, ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। कई बार ये भी पूछा जाता है। ये चिंतामणि त्रिपाठी का है। काव्य निर्णय ये भी एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है और ये भिखारी दास की रचना है। तो 8वां प्रश्न हो गया कि काव्य निर्णय किसकी रचना है? तो भिखारी दास जी की है और ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, ये भी काव्य निर्णय भी। 9वां प्रश्न है आज का कि शब्द रसायन काव्य रचना किसका ग्रंथ है? शब्द रसायन और काव्य रसायन किसका ग्रंथ है? तो देव कवि का है। उसके बाद आज का 10वां प्रश्न है कि भाषा भूषण, जो कि भूषण से अलंकार जोड़ लेना, अगर भूषण किसी में तो अलंकार संबंधित ग्रंथ है। तो भाषा भूषण किसका ग्रंथ है? तो जसवंत सिंह का ग्रंथ है ये। उसके बाद 11वां प्रश्न है आज का कि रसराज किसकी कृति है? तो मतीराम की कृति है रसराज। हिंदी में लक्षण ग्रंथों, ये कथन है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी में रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य की कोटि में नहीं आते, वे कवि ही थे। यह आचार्य शुक्ल का कथन है रीतिकालीन कवियों के संदर्भ में। 13वां प्रश्न आज का, सांचा चाहे जैसा भी रहा हो ढली उसमें श्रृंगारिकता ही थी। राधा कृष्ण के प्रेम वर्णन में भक्ति का लेस मात्र भी नहीं था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जो है नगेंद्र का कथन है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। किसके संदर्भ में? रीतिकालीन कवियों के संदर्भ में कि सांचा चाहे जैसा भी रहा हो ढली उसमें श्रृंगारिकता ही। राधा कृष्ण के प्रेम में भक्ति नहीं थी, भक्ति का लेस मात्र भी नहीं था। ये डॉक्टर नगेंद्र का रीतिकालीन कवियों के संदर्भ में कथन है। इस संदर्भ में कहा भी गया है कि आगे के कवि रिझे तो कविताई, ना तो राधा और कन्हई तो सुमिरन को बहानो है। ये भिखारी दास का कथन है। कहने का मतलब है कि ये लोग बहाने से केवल राधा कृष्ण जप रहे थे और अंदर ही अंदर ये अपने प्रेम और विरह की अनुभूति कर रहे थे, स्वयं के प्रेम की अनुभूति कर रहे थे, लेकिन ये राधा कृष्ण को बहाना बना रहे थे। उसके बाद है रीझी है तो सुकवि तो कविताई, नहीं तो राधा कन्हई तो सुमिरन को बहानो है। अगला प्रश्न है देखिए 14वां प्रश्न, ये भिखारी दास का के कथन है और की पंक्तियां हैं। काव्य निर्णय इनका जो ग्रंथ है उससे हैं। 15वां प्रश्न है कि रीतिकाल के कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करने वाले इन कवियों में इतना नैतिक साहस नहीं था कि वे भक्ति का निषेध कर सके। ये कथन जो है नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र का है रीतिकालीन कवियों के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि ये भक्ति से हीन नहीं थे, दिखावे के लिए ही भक्ति करते थे, लेकिन भक्ति थी क्योंकि इनमें इतना नैतिक साहस नहीं था कि भक्ति का विरोध कर सकें। अब 16वां प्रश्न है आज का कि कौन गनय पूर्वन नगर काविन एक रीति, देखत ही विवेक हरे चित्त हरे करे प्रीति। ये देव का कथन, देव की पंक्ति है। और देव के बारे में एक और जानकारी है कि देव जो है छल नामक संचारी भाव की उद्भावना की थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि छल नामक संचारी भाव की उद्भावना किसने की थी? तो देव ने की थी। अब 17वां प्रश्न है, ये नट में पूछा गया था इसमें कि श्री मानन के भवन में भोग्य भामिनी और तिन्ही को सुकियाह में गने कवि सिरमौर, ये नट में पूछा गया है। तो इसमें सुकिया, जो सुकिया है उसके अर्थ में विस्तार किया गया है।
भिखारीदास ने भिखारीदास की पंक्तियां हैं कि श्री मानन के भवन में भोगी भामनी और तीनों को सुकिया हमें गने कवि सिरमौर। तो जो राजाओं के घर में जो सेविकाएं हैं उन्हें भी स्वकीय नायिका के अंतर्गत जोड़ा जाए, ये उन्होंने इसमें कहा है। ये भिखारीदास की जो है पंक्तियां हैं। और इसमें जो है इन्होंने स्वकीय के अर्थ का विस्तार किया। नेट में पूछा गया था स्वकीय के अर्थ का विस्तार किसने किया, तो भिखारीदास ने किया। अब प्रश्न है कि शशिनाथ के उपनाम से, अब ये 18वां प्रश्न है इससे पहले, कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरद झुकझुक परत जही चितवत। एक बार ये अंग दर्पण रचना से है और रसलीन की बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। ये ऐसा दोहा है जिससे रसलीन हो गए, मतलब रसलीन फेमस हो गए। ये आंखों का वर्णन है नायिका की कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। आंखों में 3 रंग होते हैं, एक लाल, एक सफेद और एक काला। तो कहते हैं अमी हलाहल मद भरे। अमी मतलब अमृत, अमृत क्या है, जो सफेदी है आंखों की। हलाहल और मद भरे, जो लाल है वो नशा है और जो काला है वो हलाहल विष है। तो नायिका जिसे सफेद आंखों से देखती है वो जी जाता है, जिसे काली आंखों से देखती है वो मर जाता है, और जिसे लाल आंखों से देखती है वो झुकी झुकी पड़े, मतलब दीवाना हो जाता है। और ये इसमें अगर अलंकार पूछे अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, तो इसमें जो है यथासंख्य क्रम अलंकार है, जिसमें पदार्थों के क्रम के अनुसार रूप गुणों के वर्णन होता है। अब देखिए शशिनाथ के उपनाम से काव्य रचना किसने की थी, 19वां प्रश्न है। तो शशिनाथ, शशि किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। चंद्रमा का पर्यायवाची सोम भी है। तो सोमनाथ जो है ये इन्होंने शशिनाथ के नाम से काव्य रचना की। इनकी रचना है रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि ये किसकी रचना है, ये है सोमनाथ की। और यही सोमनाथ जो है, यही सोमनाथ जी जो है शशिनाथ के नाम से काव्य रचना करते थे। और ये रस पीयूष निधि जो है ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। अब इसके बाद आता है 20वां प्रश्न कि नवरस तरंग किसकी रचना है। 20वां प्रश्न है नवरस तरंग। तो ये बेनी प्रवीण की रचना है नवरस तरंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 21वां प्रश्न, इनके काव्य में वीर श्रृंगार व भक्ति रस की त्रिवेणी बही है, ये शुक्ल जी ने पद्माकर के लिए कहा है। ये पूछा जाएगा ये किसकी पंक्ति है, तो शुक्ल जी की है। और किसके संदर्भ में है, तो पद्माकर के संदर्भ में है। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि है। तो लिखा है कि इनके काव्य, शुक्ल जी ने लिखा है पद्माकर के बारे में, इनके काव्य में वीर रस, श्रृंगार व भक्ति रस की त्रिवेणी बही है। इनकी कविता में वीर भी है, श्रृंगार भी है, भक्ति भी है। 22वां प्रश्न है कि रीतिकाल के अंतिम रीतिबद्ध या शास्त्रीय कवि कौन है, तो ग्वाल है। ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 23वां प्रश्न है कि इस कवि में रीति की बहुत अधिक सनक थी, इनकी कविताएं बाजारू थी। ये शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्वाल कवि के लिए कहा है। पूछा जाएगा किसके लिए कहा है, तो ग्वाल कवि के लिए। किसने कहा है, तो शुक्ल जी ने। क्या कथन है कि इस कवि में रीति की बहुत अधिक सनक थी, इनकी कविताएं बाजारू थी। इसके बाद 24वां प्रश्न है कि नयन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेल होली। तो ये होली और फाग का वर्णन बहुत अच्छा किया है पद्माकर ने, तो पद्माकर की पंक्तियां हैं। 25वां प्रश्न है कि ऐसी सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। तो ये भी शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्माकर के लिए कहा है। ऐसी सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर के संदर्भ में टिप्पणी की है। 26वां प्रश्न है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता
गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है। तुलसीदास से तुलना की है इनकी भाषा की इसकी पद्माकर की पंडित रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 27वां प्रश्न है कि इनकी भाषा चलती हुई साहित्यिक ब्रज भाषा थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि इनकी भाषा चलती हुई साहित्यिक ब्रज भाषा थी। इनकी भाषा चलती हुई साहित्यिक ब्रज भाषा थी। ये कथन है शुक्ल का। किसके लिए? इनकी भाषा चलती हुई, इनकी भाषा चलती हुई, ये बिहारी के लिए है शुक्ल जी का कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, किसके लिए कहा है? बिहारी के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिहारी के लिए, बिहारी के संदर्भ में टिप्पणी की है, बिहारी की भाषा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके बाद है कि अब प्रश्न है 28वां प्रश्न है कि किसी कवि की कीर्ति रचनाओं के परिमाण से न होकर रचना के गुणों से होती है। तो बिहारी इसका जो है वो सर्वोत्तम उदाहरण है। तो जैसे बिहारी की एक ही रचना है, बिहारी सत्सई, लेकिन उसी से रीतकाल में सबसे ऊपर प्रसिद्ध हुए। तो क्वालिटी महत्वपूर्ण है, क्वांटिटी नहीं। कितनी रचनाएं किसी ने की है ये महत्वपूर्ण नहीं है, एक ही रचना कितनी बेहतरीन है ये महत्वपूर्ण है। कोई कवि एक रचना लिखकर भी प्रसिद्ध हो सकता है और कोई कवि सैकड़ों रचनाएं लिखकर भी प्रसिद्ध नहीं होता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिहारी है, क्योंकि बिहारी की एक ही रचना है फिर भी बहुत अधिक ख्याति है इनकी रीतिकाल में। तो किसी कवि की कीर्ति रचनाओं के परिमाण से न होकर रचना के गुणों से होती है। ये शुक्ल जी ने बिहारी के संदर्भ में कहा है। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि शुक्ल जी ने ये कथन किसके लिए कहा है? तो बिहारी के लिए कहा है। इसके बाद 29वां प्रश्न है कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में ही कहा है। इसमें उन्होंने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर बताया है कि प्रबंध काव्य अगर विस्तृत वनस्थली है जिसमें विभिन्न प्रकार के वन पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो जो मुक्तक है वो एक सुंदरतम गुलदस्ता है चुना हुआ, जिसमें एक ही किस्म के सबसे सुंदर फूल पाए जाते हैं। उसके बाद 30वां प्रश्न है कि देव बिहारी विवाद के जन्मदाता कौन है? तो मिश्र बंधु हैं। इन्होंने देव को बड़ा माना बिहारी से। हिंदी नवरत्न इनकी जो रचना है उसमें। तो उसके बाद है 31वां प्रश्न है बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी किसने कहा? शक्कर की रोटी कहा, शक्कर की रोटी किसने कहा? सतसई को। बिहारी सतसई को, बिहारी सतसई को बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा? तो कहा था पद्म सिंह शर्मा ने कहा था, और ये तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक हैं। तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक हैं पद्म सिंह शर्मा। तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक हैं और इन्होंने टिप्पणी की थी बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा था। उसकी मिठास के कारण, उसकी भाव पक्ष की मीठेपन के कारण शक्कर की रोटी कहा था पद्म सिंह शर्मा ने कहा था बिहारी सतसई को। बिहारी को पीयूष वर्षी में एक मतलब अमृत बरसाने वाला बादल किसने कहा? पीयूष वर्षी में किसने कहा? राधाचरण गोस्वामी ने। उसके बाद प्रश्न है कि इनकी कविता श्रृंगारी है लेकिन प्रेम के उच्च सोपान को नहीं छू पाई। ये आचार्य शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कहा है। बिहारी कविता के संदर्भ में कहा है कि इनकी कविता श्रृंगारी तो है लेकिन प्रेम के उच्च सोपान को, उच्च सीढ़ी को नहीं प्राप्त कर पाई, छू पाई।
34वां प्रश्न है, घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर और मुंशी थे। घनानंद की प्रेमिका का नाम? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। अब एक कथन है कि ये साक्षात रसमूर्ति हैं एवं ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक हैं। ये शुक्ल का कथन है और घनानंद के संदर्भ में है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति हैं एवं ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक हैं। 37वां प्रश्न है आज का कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी परख इन्हीं को थी। ये शुक्ल ने घनानंद के संदर्भ में कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के संदर्भ में। अब 38वां प्रश्न है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक एवं जवादानी का दावा करने वाला ब्रजभाषा का अन्य कोई कवि नहीं है। ये भी पंडित रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के संदर्भ में कहा है। 39वां प्रश्न है कि विरह तो इनकी पूंजी ठहरा, ये अपने आंसुओं से रोते हैं, किराए के आंसुओं से नहीं। रीतिकाल में ज्यादातर सब मतलब हृदय के अनुभूत से नहीं लिख रहे थे, केवल पैसे के लिए या यश के लिए या अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए लिख रहे थे। लेकिन घनानंद ऐसे कवि थे, इकलौते कवि थे जो अपनी पीड़ा से रो रहे थे, अपने आंसू से रो रहे थे, अपनी स्वानुभूति को काव्य में उतार रहे थे। तो दिनकर ने ये टिप्पणी की है कि विरह तो इनकी पूंजी ठहरा, ये अपने आंसुओं से रोते हैं, किराए के आंसुओं से नहीं। ये घनानंद के संदर्भ में दिनकर का कथन है। उसके बाद ब्रजनाथ ने जो है टिप्पणी की है घनानंद संदर्भ में कि समझे कविता घनानंद की ही आखिर नेह की पीर तकी। इसका अर्थ है कि घनानंद की कविता वही समझ सकता है जिसने कभी प्रेम किया हो, जिसका कभी दिल टूटा हो। तो ये ब्रजनाथ ने कहा है घनानंद के बारे में। 41वां प्रश्न है आज का कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारिये। ये घनानंद की पंक्ति है। ये सुजान के लिए घनानंद लिखते हैं कि रावरे रूप की रीति अनूप, तुम्हारा जो रूप है, सुजान को कहते हैं कि तुम्हारा जो रूप है वो ऐसा है, ऐसी उसकी रीति ऐसी है कि जहाँ जो जो निहारिये नयो नयो लागे जो जो निहारिये। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे जितनी बार देखते हैं वो एक नया ही रूप दिखता है और सुंदर लगता है। तो सुजान के लिए वो लिखते हैं कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारिये। तो घनानंद का कथन है। उसके बाद है पंक्ति है 42वां प्रश्न है, यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावन हो। ये निदर्शना अलंकार का बढ़िया उदाहरण है और जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता में पिछली बार पूछा गया था। ये बोधा का की पंक्ति है कि यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावन हो। उसके बाद है 43वां प्रश्न आज का कि डेल सो बनाए आज मेलत सभा के बीच लोगन कवित्त करी खेल कर जाने हो। ये ठाकुर की पंक्ति है। आज का 44वां प्रश्न है कि फीको पे नीको लागे कहिए समय विचार सबके मन को हर्षित करे जो विवाह में गारी। ये वृंद की नीति संबंधी दोहा है। फीको पे नीके लागे कहिए समय विचार, मतलब फीका होगा फिर भी अच्छा लगेगा, लेकिन समय समझकर समय विचार कर बात कहिए। सबको उदाहरण देते हैं कि सबको मन हर्षित करे, सबके मन को प्रसन्न कर देता है। जैसे विवाह में गाली वैसे बुरी लगती है, लेकिन विवाह में जब गाली गाई जाती है तो अच्छी लगती है। उसी प्रकार कोई बात अगर सही अवसर पर कही जाए तो वो अच्छी लगती है। एक कथन भी है कि कौन सी बात कब और कहाँ कही जाती है, इसका सलीका अगर हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मतलब सही समय पर सही बात कहना, कोई बात कहना महत्वपूर्ण होता है। इस पर जो है नीति है। और एक वृंद कवि का दोहा है कि फीको पे नीके लागे कहिए समय विचार सबके मन हर्षित करे जो विवाह में गाय। 45वां प्रश्न है आज का कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानियो ऐसे वैसे कविन की वाणी ही सो जानियो। तो ये भिखारी दास का कथन है। मतलब उस समय जो है कृष्ण काव्य केवल ब्रजभाषा क्षेत्र तक सीमित ही नहीं था, बल्कि भारत में जहां भी कृष्ण काव्य लिखा जाता था वो ब्रजभाषा में ही लिखा जाता था, चाहे वो गुजरात में लिखा जा रहा हो और चाहे महाराष्ट्र में लिखा जा रहा हो। जहां भी कृष्ण काव्य लिखा गया वो ब्रजभाषा में ही लिखा गया, यानी कृष्ण काव्य की आधिकारिक भाषा ब्रजभाषा बन गई थी। इसी ब्रजभाषा की इसी व्याप्तता को, इसी
इसी फैलाव को देखते हुए, इसी मजबूती को देखते हुए भिखारीदास जी ने लिखा कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजवासी न अनुमान्यो, ब्रजभाषा के लिए केवल ये मत अनुमान करना कि वो ब्रज का निवासी होगा, वो कहीं का भी हो सकता है अगर कृष्णकाल लिख रहा है। 46वां प्रश्न है कि जिस कवि की रचना को जनता का हृदय स्वीकार लेता है उसकी कीर्ति तब तक रहेगी जब तक स्वीकृत बनी रहेगी। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है भूषण के संदर्भ में। 47वां प्रश्न है आज का कि अब 46वां प्रश्न क्या है कि जिस कवि की रचना को जनता का हृदय स्वीकार लेता है, जनता का हृदय जिस कवि को स्वीकार कर लेता है, कविता को स्वीकार, जैसे तुलसीदास को स्वीकार कर लिया तो रामचरितमानस की स्वीकृति आज भी बनी है, आगे भी बनी रहेगी। तो जिस कवि की रचना को जनता का हृदय स्वीकार लेता है उसकी कीर्ति तब तक रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसके संदर्भ में है? तो भूषण के संदर्भ में है ना। शिवाजी और छत्रसाल के जो है दरबारी कवि थे भूषण। 47वां आज का प्रश्न है कि शिवाजी व छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कवियों की झूठी खुशामद नहीं कहा जा सकता। इन वीर राजाओं का स्मरण भारतीय जनता जिस रूप में करती है उसी की वंदना भूषण ने की है। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। अब देखिए रीतिकाल में जहाँ सारे कवि ऐसे हैं जो झूठी प्रशंसा करते हैं, वहाँ भूषण ऐसे हैं जो शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हैं, जो वास्तव में सच में वीर थे। तो उनकी जो वर्णन है वो झूठी खुशामद नहीं है, केवल झूठी आश्रयदाताओं की प्रशंसा नहीं है। ये शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में भूषण की प्रशंसा में लिखा है। 48वां प्रश्न है आज का कि सावरे लाल को सामरो रूप नयनन के कजरा कर राखो, ये देव का कथन है। उसके बाद 49वां प्रश्न है आज का कि बोधा की प्रेमिका के क्या नाम था? तो सुभान था। बोधा की प्रेमिका का नाम क्या था? सुभान। सुभान किसकी? बोधा, है ना। बोधा की प्रेमिका, बोधा की मेरा वारिश। तो बोधा की प्रेमिका सुभान और घनानंद की प्रेमिका सुजान। घनानंद की पूछ लेता है कई बार। और आलम की रंगरेजिन। तो घनानंद की सुजान, बोधा की सुभान। एक सुभान के आनन पर कुर्बान जहां लगी प्रेम जहां को, ये बोधा का कथन है कि सुभान के ही आनन अनुमुख पर जहां भी प्रेम है सब निछावर, मतलब वो एकनिष्ठ प्रेम की बात करते हैं। तो ये अंतिम प्रश्न है आज का 50वां कि एक सुभान के आनन पर कुर्बान जहां लगी प्रेम जहां को, ये बोधा का की पंक्ति है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे मिलेंगे और इसके बाद हम लोग आधुनिक काल पर भी संपूर्ण पर वीडियो बनाएंगे ताकि आधुनिक काल से भी बाहर प्रश्न LT में न जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आज के लिए आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम।